हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कक्षा 8 विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर को हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन हमने इसके अभ्यास प्रश्न नहीं किए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। हम सभी इसका जो अभ्यास प्रश्न है उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कुछ कथन दे रखे हैं आपके अभ्यास में, उसके आंसर आपको लिखने हैं। उचित शब्दों को छांटकर आपको रिक्त स्थानों की, यानी जो खाली स्थान है उनकी पूर्ति करनी है, वहाँ पर आपको ये लिखनी है। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हमने क्या कहा था? फसल। तो इसमें क्या लिखेंगे? फसल। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है, यानी मिट्टी को पोला बनाया जाता है जुताई के द्वारा, यानी मिट्टी तैयार की जाती है। तो इसमें क्या आएगा? तैयारी। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे, क्योंकि क्षतिग्रस्त जीव जो होते हैं वो खोखले होते हैं तथा हल्के होते हैं, और इस प्रकार से वो पानी पर तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। सबसे पहला है आपका खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी है आपकी? धान, मक्का। तो क्या होगा इसका? ई। पहले का आंसर ई हो जाएगा। तथा रबी की फसल जो है गेहूँ, चना, मटर। तो इसका डी हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। कार्बनिक खाद जो होती है, जिसको हम जैविक खाद भी कहते हैं, वो पशुओं के अपशिष्ट एवं गोबर वगैरह से बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। सबसे पहला खरीफ की फसल। खरीफ की फसल के उदाहरण जैसे कि धान एवं मक्का हो जाएंगे। रबी की फसल गेहूँ, चना। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको 4 शॉर्ट नोट लिखने, अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। तो देखिए किसान जो होते हैं वो किसी भी फसल को उगाते हैं तो उन्हें कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जिसको हम कृषि पद्धति या कृषि के चरण कहते हैं। सबसे पहला चरण है आपका मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना ये फसल उगाने का पहला स्टेप है। मिट्टी को पलटने और उसको पोला बनाने की प्रक्रिया जो है वो जुताई कहलाती है। जुताई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे पौधों की जड़ें गहराई तक चली जाती हैं, जिससे श्वसन आसानी से हो सकता है। पोली बनाई हुई मिट्टी जो है केंचुए एवं सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में सहायता करती है, तथा ये मिट्टी को अधिक पोला और ह्यूम्स भी बनाते हैं, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके अलावा मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और अच्छी फसल उगने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा जो है वो है आपका बुआई। देखिए फसल उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण बुआई है। मिट्टी तैयार करने के बाद खेत में बीज डाले जाते हैं। खेत में बीज बोए जाने की प्रक्रिया जो है बुआई कहलाती है। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव जरूरी है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश और खनिज पानी मिल सके। बुआई के लिए हम निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं: परंपरागत औजार तथा सीड ड्रिल। परंपरागत औजार जो कि पहले चलते थे, सीड ड्रिल जो है, सीड ड्रिल से उचित दूरी एवं गहराई बनी रहती है। ये आधुनिक मशीन है जो कि ट्रैक्टर वगैरह की सहायता से चलाई जाती है। इसके बाद जो तीसरी टॉपिक है जिस पर आपको पैराग्राफ लिखना है वह है निराई। निराई देखिए खरपतवार क्या होता है? मतलब खेतों में अवांछित प्राकृतिक रूप से जो आपके उगाते हैं उसको हम खरपतवार कहते हैं। घास फूस वगैरह आपने देखी होगी, उसको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया उसको निराई कहा जाता है। निराई करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि गिरकर कर फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसकी निराई आवश्यक है। अगर निराई नहीं की तो ये जो है एक प्रकार से फसल की वृद्धि को रोकेंगे। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ की खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। थ्रेशिंग मतलब जब हम खेत से फसल काट लेते हैं तो फिर भूसे से दाना अलग करना रहता है। तो भूसे से दाना अलग करने की जो प्रक्रिया है इसको थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग जो है वो अलग अलग प्रकार से की जाती है, थ्रेशर की सहायता से, तथा छोटे किसान जो है विनोई यानी फटक कर जो है दानों को अलग करते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके समक्ष कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है।
तो खाद जो होते हैं वो एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि प्राकृतिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। गोबर एवं मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अपशिष्ट के विघटन से प्राप्त होते हैं। उर्वरक जो हैं वो अकार्बनिक लवण हैं जिनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद खेतों में बनाई जाती है, ये फैक्ट्रियों यानी कारखानों में बनाई जाती हैं। इसकी मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है परंतु पोषकों की प्रचुरता होती है। वहीं बात अगर खाद की करें तो इसमें पोषक तत्व जो हैं वो अपेक्षाकृत कम पाए जाएंगे खाद की अपेक्षा। खाद ये पानी में अघुलनशील होने के कारण इसका अवशोषण धीरे धीरे होता है और जो उर्वरक हैं ये पानी में घुलनशील हैं इसलिए इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि खाद जो है वो एक प्रकार से मिट्टी की उर्वरता को अगर अत्यधिक उपयोग कर दें तो कम कर देगा। उर्वरक जो है वो मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है तथा ये प्रदूषण का भी कारण बनता है। वहीं बात अगर खाद की करते हैं तो खाद से जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है तथा मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधार जाता है। जीवाणु जो कि नाइट्रोजन वगैरह का फिक्सेशन करते हैं, आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा राइजोबियम नामक जीवाणु जो कि लेग्यूम जो होते हैं, दालें जो होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है तथा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इस प्रकार से मिट्टी का गठन भी सुधार जाता है। प्रश्न संख्या 6 है कि सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करें। देखिए, फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी समय समय पर हम जब खेतों में पानी देते हैं तो आपने देखा ही होगा, तो इसको हम सिंचाई कहते हैं। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है जिसके लिए हम अलग अलग अंतराल पर खेत में जल देते हैं। जल संरक्षित करने की 2 विधियाँ हैं। सबसे पहला है आपका छिड़काव तंत्र। इस विधि का इस्तेमाल ऐसी भूमि के लिए किया जाता है जो कि असमतल हो, जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। ये विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। दूसरी विधि है आपकी ड्रिप तंत्र। तो इसमें जल जो है बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। ये कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ये विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका। प्रश्न संख्या 7 है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं देखिए खरीफ फसल है, गेहूं जो है वो एक रबी की फसल है और इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि गेहूं की फसल जो है रबी की फसल है, उसको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उसको खरीफ की ऋतु में नहीं उगा सकते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेत में लगातार फसल उगाने से जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं, कुछ पोषक तत्वों में कमी आ जाती है जिससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। फसल चक्रण मतलब एक के बाद एक, अगर एक किस्म की फसल उगा ली तो अगली बार अलग किस्म की फसल उगाएं, इसको हम फसल चक्रण कहते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का जो है प्रतिपूर्ति होती रहती है। खरपतवार क्या है और उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खरपतवार क्या है और इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो खरपतवार मैंने बताया कि खेत में फसल के साथ कई अवांछित यानी जिसकी ज़रूरत ना हो बेकार पौधे उगाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इसको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं एवं मनुष्य तथा पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। इनके नियंत्रण के अलग अलग तरीके, जैसे कि फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, तो कुछ जो खरपतवार होती है पहले से उपस्थित वो सूख कर मर जाती है। फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से, खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़कर खरपतवार नाशी रसायन आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग करके भी हम खरपतवार का विनाश कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित बॉक्स में ये जो बॉक्स दे रखे हैं इनको इस क्रम से लगाना है ताकि जो है गन्ने की फसल उगाने का एक रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो देखिए, फसल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, तो यानी सबसे पहले पे हम ये लिखेंगे 5वें नंबर का। इसके बाद फिर खेत की जुताई होगी दूसरे नंबर, फिर जो है बुआई, बीज डालेंगे, बुआई के बाद फिर खाद देंगे चौथे नंबर पर, फिर आपका सिंचाई 5वां, इसके बाद फिर फसल की कटाई 6वां नंबर। तो इस प्रकार से ये रेखा चित्र आपका तैयार होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर दे रखा है।
उम्मीद करता हूँ आपके ये अभ्यास प्रश्न समझ आए होंगे। देखिए एक पहेली सा क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर सिंचाई का पारंपरिक तरीका, जैसे कि रहट। इसमें पहले उत्तर दे रखे हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ऊपर से नीचे की ओर सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका रहट हो जाएगा आपका। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, पशुपालन, ये आपका पशुपालन। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो खरीफ की फसल कहलाती हैं। फसल पक जाने के बाद काटना, कटाई। बाएं से दाएं और अगर बात करें तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें वो आपकी रबी की फसल कहलाएंगी। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं वो क्या कहलाती हैं? फसल। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, रासायनिक पदार्थ जो कि पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, उर्वरक। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, निराई। उम्मीद करता हूँ ये आपसे समझ आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए आप हमारे साथ, ताकि आपको हम ये पूरी साइंस पढ़ा सकें।